हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो टॉपिक है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले, जैसा कि इसमें नेम में आइडेंटिफाई किया गया है कि बॉडी को पहले सिस्टम से हम फ्री करते हैं। जब भी किसी सिस्टम में, किसी मैकेनिकल सिस्टम में, मैकेनिकल अरेंजमेंट में कई सारी बॉडीज़ गिवन होती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस मैकेनिकल अरेंजमेंट में डिफरेंट बॉडीज़ को सेपरेट करके, फ्री करके, उसमें एक्ट करने वाले हर एक फोर्स की इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं। जब सारे के सारे फोर्स उस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, देन आफ्टर उसके मोशन की एनालिसिस की जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होती हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर कोई टेबल है, इफ यू कंसीडर अ टेबल ऑन विच अ बुक इज प्लेस, जिसके ऊपर हमने एक बुक प्लेस कर रखी है, कुछ ये एक बुक प्लेस कर रखी है। तो अगर हमसे कहा जाए कि बताइए इस बुक में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बुक को सिस्टम से अलग करके फ्री कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस बुक को यहाँ से सेपरेट किया, फ्री किया। अब जैसे ही ये बुक फ्री हो जाएगी, अब देखिए इस बुक का अपना कुछ मास होगा। अब अगर इस बुक का अपना कुछ मास होगा तो उस मास की वजह से ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेट एक्सर्ट कर रही होगी, mg। ये mg वेट, अब इस mg वेट को ही हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स F ग्रेविटेशनल भी बोल देते हैं अगर बोलना चाहें, अदरवाइज mg से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज नो सच नीड टू रिप्रेजेंट इन दिस टर्म, आप कोई भी अनदर टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं ना। अब अगर मैंने कहा कि ये mg फोर्स इस बुक का टेबल पर लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये कैसे ये बुक यहाँ पर होल्ड हो रही थी, इस वेट की वजह से, इस वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स की वजह से वो नीचे क्यों नहीं आई। तो बेटा इसकी जो आंसर होगा वो ये होगा कि जब ये बुक अपना वेट एक्सर्ट कर रही थी ऑन द सरफेस ऑफ टेबल, तो सरफेस ऑफ टेबल उसे एक नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। किसको, वो नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स इस बुक को ही प्रोवाइड कर रहा था। वो किधर लग रहा होगा, वो लगेगा वर्टिकली अपवर्ड्स, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। ये हो गया रिएक्शनरी फोर्स। रिएक्शनरी फोर्स हमने यहाँ पे आर से डिनोट कर दिया। ये रिएक्शनरी फोर्स किससे मिल रहा था, ये मिल रहा था फ्रॉम टेबल। टेबल ने क्या किया, रिएक्शनरी फोर्स एक्सर्ट किया ऑन द बुक, दैट इज वाई अब ये आर इस mg को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। अगर बात करें इन मैग्नीट्यूड, तो इन मैग्नीट्यूड ये वेक्टर आर जस्ट इक्वल हो जाएगा mg के, डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, इन मैग्नीट्यूड जस्ट इक्वल हो जाएगा, बिकॉज यही रिएक्शनरी फोर्स इसके वेट को यहाँ पर बैलेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये टेबल यहाँ पर होल्ड हो रही थी। ये कैसे एनालाइज किया हमने, ये हमने एनालाइज किया है फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से। अब अगर ये फोर्सेज आपस में बैलेंस ना होते, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा बुक बहुत वेटेड होती, इसका mg बहुत ज़्यादा होता, और वो वेट, उस बुक का वेट अगर टेबल की रिएक्शनरी फोर्स से बैलेंस नहीं हो पाता, तो ये बुक इस टेबल को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाती। ठीक है, मगर ये कभी नहीं हो सकता कि रिएक्शनरी फोर्स बुक के वेट से ज़्यादा हो जाए। दैट मीन्स वेट ज़्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू रिएक्शनरी फोर्स, बट रिएक्शनरी फोर्स वेट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके वेट के थ्रू ही साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है। तो ये हमने सबसे सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करी, आपसे सबसे सिंपल बेसिक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करी, जब बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है। अब चलिए थोड़ा सा और सोचते हैं। अगर हमने कहा कि यही m मास की बुक, इसको हम एक तरफ पुल करने लगे, अगर हमने इसको इस तरफ खींचना शुरू कर दिया, अब अगर हमने इस m मास की बुक को हमने एक तरफ खींचना शुरू कर दिया, पुल करना शुरू कर दिया, देन व्हाट विल हैपन। अब देखिए ये जो बुक की सरफेस है और जो ये टेबल की सरफेस है, अगर ये स्मूथ नहीं है, एज यूजुअल इस यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली फ्रिक्शनलेस या स्मूथ नहीं होता, हम लोग ऑलमोस्ट कंसीडर कर लेते हैं। बट यहाँ पर अगर मैंने कहा कि ये सरफेस रफ है, दैट मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा अगर ये बॉडी मोशन में आएगी। तो अगर हमने यहाँ पर ये फोर्स एक्सर्ट किया, ये पुल एक्सर्ट किया है, तो इस पुल की वजह से क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट में आएगा। दैट मीन्स अगर हम दोबारा इसकी BD बनाना चाहें तो कैसी बनेगी, तो दोबारा बनाते वक्त क्या हो जाएगा,
दोबारा बनाते वक्त हमने फिर से इस टेबल से इस बुक को सेपरेट करके बुक की एनालिसिस चालू कर दी बेटा फ्री बॉडी डायग्राम से। अब देखिए अगेन एम मास की बुक थी तो वेट अगेन किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, जिसको बैलेंस करेगा बेटा रिएक्शनरी फोर्स ऑफ द टेबल। एक तरफ आपने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रखा है F। अब अगर अभी भी ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, दैट मीन्स ये फोर्स लग रहा है मगर बॉडी मोशन नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स इस फोर्स के अगेंस्ट में जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस थी वो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स को हमने यहाँ पर स्मॉल f से डिनोट कर दिया, ठीक है, स्मॉल f से हमने शो कर दिया यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर ये मोशन भी करने लगेगा और सरफेस रफ है तब भी ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में ही, बट फ्रिक्शनल फोर्स की स्टेट चेंज हो जाएगी, वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा और जब वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ कम हो जाता है। रेस्ट में वो ज़्यादा ऑफर होता है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स और मोशन में वो कुछ कम ऑफर होता है एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड इन रेस्ट बाय द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। तो ये बेटा हमने एक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम्स के थ्रू प्रॉब्लम को, बहुत बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा कि किस तरीके से हम फोर्सेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बेटा आज हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, हम कनेक्टिंग बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जहाँ पर बॉडीज़ सिंगुलर नहीं है, वो एक से ज़्यादा बॉडीज़ है और आपस में किसी मीडियम के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं टू मासेस को विच आर कनेक्टेड विद अ रोप एंड पासेस थ्रू अ पुली। तो आज हम FBD का सबसे बेसिक फॉर्मेट जो थोड़ा सा टिपिकल होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस में एक प्रॉब्लम उठाएंगे। तो बेटा अब हमने यहाँ पे केस लिया है दो मासेस जो कि वर्टिकली हैंग कर रहे हैं एक दूसरे से अटैच होके विद अ मासलेस स्ट्रिंग पासेस थ्रू अ पुली। सो एक एग्जांपल जो ले रखा है उसमें क्या कर रखा है हमने, एक सिंगल पुली ले लिया, ये पुली हो गया। पुली आप जानते होंगे बेटा, पुली एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, एक डिस्क टाइप का होता है जिसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, रोप को पास कर सकते हैं। रोप को पास करने पर क्या होता है, पुली ईजिली अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है और उसके थ्रू रोप ईजिली पास ऑन होती है। तो ये फ्रिक्शन लेस पुली ले रखी है हमने यहाँ पर, ये पुली फ्रिक्शन लेस ले रखी है, ऑलमोस्ट स्मूथ ले रखा है, ऐसा कंसिडरेशन लिया है। इस पुली के थ्रू हमने क्या कर रखा है, इस पुली के थ्रू हमने एक मासलेस स्प्रिंग, देखिए मासलेस का मतलब निग्लिजिबल मास, स्प्रिंग पास कर दिया। नाउ इस पुली के थ्रू पास होने वाली स्प्रिंग के दोनों एंड के क्रॉस हमने यहाँ पर दो मासेस हैंग कर दिए, अटैच कर दिए। एक मास ले लिया हमने बेटा यहाँ पर M1 और दूसरा मास ले लिया M2। ना अब अगर इस पुली के थ्रू वाया मासलेस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कैसे ले रखी है बेटा हमने, ये स्प्रिंग ले रखी है हमने मासलेस। मासलेस मीन्स निग्लिजिबल मास, बहुत कम मास, बहुत लाइट मास होगा, तो हमने टेंड्स टू निग्लेक्टेड मान लिया। और दो मासेस लगा रखे हैं M1 और M2, ऑफ कंसिडरेशन ले रखा है कि ये M1 जो है ये M2 से ग्रेटर है, M1 की वैल्यू M2 से बड़ी है। अब इसके बाद हमसे कहा गया है एनालाइज करिए इस सिस्टम के बारे में, बताइए कि इस सिस्टम में मोशन कैसा होने वाला है, अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, किधर होगा, और क्योंकि ये मासेस इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इस स्प्रिंग में कितना टेंशन आ रहा होगा। क्योंकि हमें मालूम है किसी भी स्प्रिंग में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिससे टेंशन आता है। तो अब हम फिर से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करेंगे और सबसे पहले सिस्टम से बॉडीज़ को फ्री करेंगे और उसमें लगने वाले सारे फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग बॉडीज़ ले रखी है हमने, तो कनेक्टिंग बॉडीज़ में दो बॉडीज़ हमारे पास M1 और M2, तो हम यहाँ पे M1 और M2 का अलग अलग एनालिसिस करेंगे।
एक बार हम बात करेंगे FBD फॉर M1। FBD स्टैंड फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, मतलब पहली M1 को लेकर बात होगी। तो हमने सबसे पहले M1 को सिस्टम से फ्री कर दिया, अलग कर दिया। अब क्योंकि M1 एक मास बॉडी है, तो मास बॉडी क्या करेगी, मास बॉडी एक्सर्ट करेगी एक डाउनवर्ड फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। तो ये कितना होता है mg, M1 है तो हो जाएगा M1g। तो M1g किधर हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गया। इसके अगेंस्ट में, क्योंकि जब ये वेट नीचे लग रहा होगा तो इस स्प्रिंग में आ रहा होगा टेंशन जस्ट नियर द कॉन्टैक्ट ऑफ मास M1। जो रोप है वो ऊपर की तरफ टेंशन बियर कर रही होगी, तो जो टेंशन आ रहा होगा रोप में वो आ रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने कहा कितना, T1। T1 हमने यहाँ पे टेंशन बोल दिया। अब जरा देखिएगा, जब टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, तो मैंने इस स्ट्रिंग में कहा यहाँ पर टेंशन ही हो जाएगा, T1 ले लिया। अब ये टेंशन इस एंड में तो इधर होगा और अपोजिट एंड में किधर होगा, जस्ट अपोजिट। बेटा जब भी किसी रोप को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो दोनों ही एंड्स के अक्रॉस खींचती है, दोनों ही एंड्स के अक्रॉस वो इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन बियर करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैंने कहा यहाँ पर ये T1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, T1। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये स्ट्रिंग मास लेस है, निग्लिजिबल मास की है, तो ऐसे में जो टेंशन होता है वो कॉमन स्ट्रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर T1 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी इसके अगेंस्ट में T1 इधर आ जाएगा और इसके अगेंस्ट में दूसरे एंड पर T1 इधर आ जाएगा। अब अगर मैंने M1 को M2 से बड़ा ले रखा है तो ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि M1 नीचे जाना चाह रहा होगा और M2 मास ऊपर आ रहा होगा। दैट मीन्स जो सिस्टम में एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो कुछ इस तरफ नज़र आ रहा होगा। दैट मीन्स ये M1 वाली बॉडी नीचे की तरफ और M2 वाली बॉडी ऊपर की तरफ आ रही होगी। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होगा तो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, M1 नीचे की तरफ और M2 ऊपर की तरफ आ रहा होगा। अब ज़रा समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, कि जो यहाँ पर M1 वाला मोशन हो रहा था, तो देखिए ज़रा M1 पे हमने दोनों फोर्सेस बता दिए, एक तो वेट हो गया नीचे की तरफ, एक टेंशन हो गया ऊपर की तरफ। अब ये M1 बॉडी अगर A एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, मतलब रिजल्टेंट मोशन A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड हो रहा है, तो बेटा ये रिजल्टेंट मोशन है, मतलब ये इन दोनों का रिजल्ट है, ना कि थर्ड फोर्स। फोर्सेस केवल दो थे और इन दो फोर्स के रिजल्ट को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो A एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जा रही है, तो अगर एक्सेलरेशन A है तो फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है ma। तो मास कितना था यहाँ पर M1, तो ये हो जाएगा M1 इंटू A। तो ज़रा देखिएगा ये M1A ये था हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो कि ऑब्टेन हुआ है वेट M1G और टेंशन T1 से। सो नाउ वी कैन से दैट यहाँ पर जो इक्वेशन बनने वाली है, अगर रिजल्टेंट डाउनवर्ड आ रहा है तो हमें मालूम है M1 के पास दो फोर्सेस थे, M1G एंड T1। तो M1G और T1 में कौन सा फोर्स बड़ा होगा, तो बेटा यहाँ क्लियरली शोन है कि अगर रिजल्टेंट डाउनवर्ड जा रहा है दैट मीन्स डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर दैन द अपवर्ड फोर्स। सो वी कैन से दैट M1G मस्ट बी ग्रेटर दैन T1। और M1G कितना ज़्यादा होगा, जितना रिजल्टेंट हमें मिल रहा है। तो M1G में हमने T1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और M1G माइनस T1 करते ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा क्या, M1A। तो इस तरीके से बेटा हमने ये पहली इक्वेशन बना ली, जिसमें हमारा M1 M2 G ये गिवन है, ये वैल्यूज़ हमें पता है क्योंकि G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमारे लिए वेल नोन होगी। M1 M2 जो है वैल्यूज़ ये हमारे सिस्टम में गिवन होंगे। हमें निकालना है बेसिकली T1 और A। तो अब बेटा पहली इक्वेशन में हमारे पास दो अननोन आ गए हैं। अभी काम करते हैं अब हम एनालाइज करेंगे सेकेंड की FBD, मतलब FBD ऑफ M2 के बारे में बात करने वाले हैं। सो यहाँ से हम बात करेंगे अब FBD ऑफ M2। तो FBD ऑफ M2 क्या हो जाएगा बेटा, अब हम यहाँ पर M2 को सिस्टम से फ्री कर देंगे। वेट अगेन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट हमेशा सिस्टम का डाउनवर्ड लगता है, तो M2G हो गया डाउनवर्ड्स। अब साइड अगेन टेंशन आ जाएगा स्प्रिंग में T1। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर M2 वाली मास बॉडी ऊपर जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से। तो दैट मीन्स यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा कितना हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन A है तो फोर्स होता है ma, तो ये M2 की हो जाएगा M2A। अब ज़रा देखिएगा, अगर रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड लग रहा है दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। सो T1 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा और वीक कौन होगा, M2G। तो T1 और M2G का जो डिफरेंस होगा वही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, M2A। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही होगी हमारी, दैट T1
माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब ये बन गई बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन। जरा देखिएगा, नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A एंड T1 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। सो सिंपली बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के बेसिस में M1 M2 हमें नोन है, G हमें नोन है, हमारे पास अननोन है केवल दो क्वांटिटीज़, वो है T1 और एक्सेलरेशन A। सो नाउ वी हैव टू अननोन्स एंड एज वेल एज वी हैव टू इक्वेशंस। तो अगर हमारे पास जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, अगर उतने ही अननोन हमें मिल रहे हैं तो हम उनको सॉल्व करके ईजिली उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम T1 और A की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके दो इक्वेशन की तरह T1 और A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M1 M2 और G के वैल्यूज़ में निकाल लेंगे। तो ये हमारा था एक बेसिक फंडामेंटल फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉब्लम which occupies two bodies connected with a rope passes through a pulley। तो बेटा हमने एक एग्जाम्पल कर लिया, अब हम लोग इसी की तरह दूसरा एग्जाम्पल को उठाएंगे जिसमें दो बॉडीज़ को वर्टिकली प्लेस ना करके किसी अनदर सरफेस से प्लेस करेंगे और फिर फोर्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया फ्री बॉडी डायग्राम पे बेस्ड। नाउ वी हैव थ्री कनेक्टिंग बॉडीज A, B and C in which body A is pulled by an external force F। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि इनकी वैल्यूज के साथ अगर हम इनकी बात करते हैं, हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, A, B, C इनके मासेस डिफाइन कर देते हैं और आपसे पूछते हैं अगर हमने एक्सेलरेशन कुछ दे रखा है सिस्टम में तो एक्सेलरेशन देने के बाद A, B और B और C के बीच में जो स्ट्रिंग्स लगी हैं बताइए इसमें कितना टेंशन एक्सर्ट हो रहा होगा। दैट मीन्स जो टेंसाइल फोर्स आ रहा होगा बिटवीन द A एंड B बॉडी एंड B एंड C बॉडी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने कहा कि हमें जो वैल्यूज गिवन है वो कुछ इस तरीके से हैं, हमने कह रखा है कि फोर्स जो दे रखा है बेटा वो हमें दे रखा है 10.2 न्यूटन का। हमसे बोला गया है जो फोर्स है वो 10.2 न्यूटन का है, 10.2 न्यूटन के फोर्स के साथ इस पूरे सिस्टम को पुल किया जा रहा है। मासेस की बात करें अगर तो A, B, C ऑल द थ्री मासेस यहाँ पर हमने आइडेंटिकल ले लिए, MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू MC दैट इज 2 kg। पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन लग रहा है एज ऑब्वियस एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में ऐड करेगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखा है। तो एक्सेलरेशन हमने इस तरफ शो कर दिया और कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में बोला गया है आपसे दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रोप विच लाइज इन बिटवीन द मासेस A एंड B एंड B एंड C। तो A और B वाले ब्लॉक के बीच में जो रोप है उसमें कितना टेंशन लगेगा एंड B और C के बीच में जो रोप है उसमें कितना टेंशन लगेगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से इन रोप्स में टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इसके लिए सबसे पहला काम कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल मासेस लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे FBD फॉर मास A। तो A वाले ब्लॉक के लिए हम FBD मतलब A वाले ब्लॉक को सिस्टम से फ्री कर देंगे और अलग प्लेस कर देंगे और उसमें सारे के सारे फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो बेटा देखिएगा A वाले ब्लॉक, ठीक है, इसका भी मास है कुछ, तो अगर मास है तो बेटा मास की वजह से हमेशा एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं mg। सबके लिए आइडेंटिकल मासेस हैं तो इसको बेटा हम m से डिनोट कर दे रहे हैं जो कि 2 kg का है, तो इतने का ये mg हो गया। अब इस mg को बेटा बैलेंस कर रहा होगा रिएक्शनरी फोर्स जो कि जिस टेबल पे ये तीनों मासेस रखे होंगे उसके थ्रू एक्सर्ट हो रहा होगा। तो ये रिएक्शनरी फोर्स इस mg को बैलेंस कर ले रहा होगा।
साथ ही साथ आपको जो ये सरफेस दे रखी है इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये सरफेस जो है ये पूरी तरह से फ्रिक्शन लेस है, मतलब इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। तो अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है दैट मीन्स फ्रिक्शन लेस है, और अगर फ्रिक्शन लेस है तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा वो फोर्स होता है जो सरफेस की रफनेस की वजह से हमें ऑफर होता है, जो हमारे मोशन को अपोज करता है। बट क्योंकि अगर सरफेस स्मूथ ले रखी है, कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस ले रखी है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब जरा देखिएगा कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक तरफ हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है और हमने इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है एफ, ये एफ फोर्स लगा रखा है 10.2 न्यूटन का। अब इधर 10.2 न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर साइड थी रोप, इस रोप में क्या आ रहा होगा टेंशन। अब एक रोप ये हो गई, दूसरी रोप ये हो गई। बेटा इंडिविजुअल रोप में टेंशन कॉमन रहता है, दैट मीन्स अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टेंशन T1 होगा, इसके अपोजिट में टेंशन T1 यहाँ पर हो जाएगा। इस वाली रोप की बात करें तो रोप चेंज हो गई है तो टेंशन चेंज हो जाएगा, मैंने कहा ये T2 हो गया और इधर साइड का अपोजिट T2 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टेंशन T1 और T2 यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हम बेटा यहाँ पर अगर बात करें ब्लॉक ए की बात, तो ब्लॉक ए में टेंशन किधर आ रहा होगा, ब्लॉक ए में टेंशन आ रहा होगा ए के जस्ट नियर अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया T1। अब बेटा देखिए क्योंकि ये ब्लॉक टेबल में ना नीचे जा रहा है ना टेबल से उछल के ऊपर जा रहा है, तो वर्टिकल जो फोर्सेस होंगे वो तो आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, दैट मीन्स ये आर जो है ये mg को पूरी तरीके से बैलेंस कर ले रहा होगा। अब जो मोशन हो रहा है बेटा वो एक्सेलरेशन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो मोशन हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है इस तरफ, जिस तरफ फोर्स लग रहा है। तो हमें मालूम है अगर एक्सेलरेशन ए हो तो फोर्स कितना होता है ma। अब ये रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कब आएगा, जब हम लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो बेटा हमें मालूम है इधर साइड F लग रहा है, इधर साइड टेंशन T1 है, तो ये F ज़्यादा होगा तभी ma उस तरफ आ रहा है। तो F में से जब T1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो F माइनस T1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना ma। ये हमारी पहली इक्वेशन बन सकती है, पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमें मालूम है F की वैल्यू कितनी है 10.2 और T1 हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू ma। m कितना है बेटा हमारे पास, m है 2 और a कितना है हमारे पास, a है 0.6। सो वी कैन से दैट T1 को हम एक तरफ भेज देते हैं, यह आ जाएगा 10.2 और ये 2 इंटू 0.6 इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, मतलब 1.2। सो T1 कितना आ गया 10.2 माइनस 1.2 दैट इज 9 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने पहला फोर्स मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग में कितना टेंशन एक्सर्ट हो रहा है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज T1 इज इक्वल टू 9 न्यूटन। अब बेटा इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर द सेकेंड ब्लॉक, और सेकेंड ब्लॉक के लिए T2 में कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग T2 के लिए बात करेंगे, हम फिर से अब ब्लॉक उठा ले रहे हैं B। सो ब्लॉक B के लिए हम लोग यहाँ पे FBD की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे इसके लिए हम FBD ऑफ B। FBD ऑफ B के लिए हमने क्या किया, B वाले ब्लॉक को उठाया, फ्री कर दिया सिस्टम में से और सारे के सारे फोर्सेस जो उस पर लग रहे थे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमें मालूम था T1 लग रहा था इस तरफ, जिस तरफ फोर्स लग रहा था हमारा, और T2 लग रहा था उसके अगेंस्ट में। ऑब्वियसली बात है मास बॉडी है तो वेट हमेशा किधर लगेगा, वेट लगेगा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैंने कहा ये mg नीचे हो गया, जिसको बैलेंस कर रहा होगा रिएक्शनरी फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स टेबल के थ्रू। यार इसको मैंने अगर R1 बोल दिया तो इसको हम R2 बोल दे रहे हैं, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। R2 क्या कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ना ही ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा और ना ही नीचे। ये जा रहा था टुवर्ड्स द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा था a एक्सेलरेशन से। तो दैट मीन्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस तरफ मिल रहा होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फोर्स की तरफ मिल रहा होगा, कितना ma। मास सेम था तो इसलिए फिर से मैंने ma ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ma लग रहा है T1 की तरफ, दैट मीन्स T1 क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू T2। सो T1 और T2 का जो डिफरेंस होगा वो हमें रिजल्टेंट ma दे रहा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू ma। अब यहाँ से हो जाएगा T1 हम निकाल चुके हैं, T2 m की वैल्यू थी हमारे पास 2 और a की वैल्यू बेटा हमारे पास दैट इज 0.6। सो ये हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1.2। नाउ T2 कितना हो जाएगा, T2 हम इधर भेज देंगे, सो हो जाएगा T1 माइनस 1.2। T1 की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं 9 माइनस 1.2। तो जब T1 की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं तो हमने बस T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो 9 माइनस 1.2 कर दे, कितना आ जाएगा, इट इज़ नियर अबाउट 7.8 न्यूटन। तो बेटा इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, T1 और T2 जो कि हमारे लिए अननोन थे दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। ये बेटा हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व करी विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब अगर इस तरह का कोई भी हमारे पास अरेंजमेंट होगा तो हम हर एक अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर
फोर्स की एनालिसिस, मोशन की एनालिसिस, एक्सेलरेशन की एनालिसिस, टेंशन की एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसमें हम लोग इंक्लाइंड में, मतलब इंक्लाइंड सरफेस में तीन बॉडीज़ को आपस में अटैच करके इसी तरीके से वाया पुली और उसमें हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। सो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन पे बेटा हम इससे भी टिपिकल प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम्स जो है वो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास।